प्रोग्रेसिव वेव हमें यहां पर पढ़ना है। हेडिंग दीजिएगा वेव फंक्शन एंड प्रोग्रेसिव वेव, जिन्हें हम ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। वेव फंक्शन, प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव्स। नाम से क्लियर है, प्रोग्रेसिव का मतलब प्रोपगेट करती हैं बेटा, ये मीडियम में आगे बढ़ती हैं, और जब आगे बढ़ती हैं तो इनका नाम ट्रैवलिंग वेव्स भी पड़ जाता है। जैसे आपने बेटा पानी में जब पत्थर मारा था तो जहां पर स्टोन गिरा उसके चारों तरफ पानी में पल्सेस ऐसे पैदा हुई, आगे की ओर जा रही थी, तो आप पाते हैं कि वेव तो आगे ही बढ़ती हैं, मीडियम पार्टिकल वहीं पर है लेकिन वेव तो आगे जा रही हैं। तो तुम प्रोग्रेसिव वेव में पाओगे ये मीडियम में प्रोपगेट करती हैं, आगे चलती हैं, इनको प्रोग्रेसिव वेव्स कहा जाता है। प्रोग्रेसिव वेव का नाम ही हुआ इफ वेव्स प्रोपगेट in a medium, then they are called progressive or traveling wave. Progressive or traveling wave. इसमें आप एक चीज देखिएगा, तुमने सभी वेव में अगर अभी हमने जो तुम्हें एग्जाम्पल दिया उसमें तुमने ध्यान दिया हो, चाहे हमने वो जो स्ट्रिंग था उसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर जो मीडियम पार्टिकल लिया था, या हमने पानी के ऊपर जब स्टोन ड्रॉप किया तो हमने कहा था एक वहां पर पीस ऑफ पेपर डाल दो। तो गौर से तुम अगर देखो तो जब वेव स्ट्रिंग में जब वेव आगे चली गई थी तो मीडियम पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे डिस्प्लेस करता था। तो तुम कहोगे सर मीडियम पार्टिकल जैसे पानी ले लो ऐसे रुका हुआ था, पत्थर डाला तो तुमने पाया वो जो पीस ऑफ पेपर ऐसे ऐसे कर रहा था। इसका द मीडियम पार्टिकल विच इज वाटर हियर, वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाता है, फिर मीन पोजीशन में आता है, फिर दूसरे की तरफ जाता है। इसका द मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप बताइएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल व्हेन द वेव प्रोपगेट्स डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। पहला है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। वो कैसे हम बताएंगे? तो आगे हम यही एक्चुअली क्या चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लेना है। किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। सर एक बार और बता दीजिए। वेव को वैसे ही देखो जैसे आम जीवन में देखना चाहिए। क्या हुआ, शांत पानी था, वैसे लो पानी ऐसे था, वाटर चारों तरफ ऐसे था, शांत था बिल्कुल। आपने जब इसके ऊपर पत्थर फेंका उससे पहले मैंने कहा यहां एक पीस ऑफ पेपर डाल दो। अब बताओ बेटा, पानी में जब यहां पत्थर डाला तो पत्थर तो नीचे चला गया, पानी में नीचे चला गया और यहां पर ऐसे कैविटी बना गया। इस वजह से इसमें लहरें यूं पैदा होती हैं और जो पानी में आगे तक जाती हैं। ये लहर तुम पाओगे कि पीस ऑफ पेपर अगर यहां रखा था तो तुम पाओगे ये पीस ऑफ पेपर ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। तो मेरा मतलब जब वेव प्रोपगेट करके आगे निकल गई तो उस समय पानी जो है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको देखने के लिए हमने एक पेपर वहां पर रख दिया था, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। तो देखो पानी की पार्टिकल पहले यहां थे, जब उसमें हलचल पैदा हुई तो ये ऊपर गए, फिर नीचे आए, नीचे गए, ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। तो तुम कहोगे सर मीडियम पार्टिकल जब कहीं से वेव गुजरती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब मीडियम पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं तो किस चीज में डिस्टर्बेंस हुआ यहां पर, जो अभी बता रहा हूं समझिएगा। यहां पर किस चीज में डिस्टर्बेंस हुआ, तुम कहोगे सर उनकी पोजीशन में डिस्टर्बेंस हुआ, उनकी जो पोजीशन थी वो डिस्टर्ब हो गई। वो कैसे हुई? तो कहा सर आसानी से बेचारे यहां बैठे हुए थे, वेव ने हलचल पैदा किया, ये मीडियम पार्टिकल जो यहां पर थे इनकी पोजीशन कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे ऑसिलेट करती है। तो मैं तेरे से अगर ये पूछ लूं, जैसे मीडियम पार्टिकल ये था, मैंने कहा एक बार ये ऊपर गया यहां तक, फिर नीचे आया यहां तक, फिर दूसरी तरफ गया, फिर वापस आया। इसे वन टाइम पीरियड कहते हैं, एसएचएम में आपने पढ़ा या आप जानते भी हैं। तो मैं तेरे से ये पूछूं कि जब टाइम t/4 था तो मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो तुम कहो सर t/4 पे यहां जाता है पार्टिकल, t/2 पे ये वहीं पर वापस आ जाता है। देखो पार्टिकल पूरे टाइम का चौथाई हिस्से में ऊपर जाता है, अगले चौथाई हिस्से में यहां आता है, अगले चौथाई हिस्से में जिसे 3t/4 कहते हैं वो दूसरी तरफ जाता है, और फिर अगले चौथाई हिस्से में यही वापस आ जाता है। तो अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट इज द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज t/4, तो तुम कहोगे सर t/4 वाली स्थिति में मीन पोजीशन से एक तरफ
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और आमतौर पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आई मीन टू से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि यार ये जो मीडियम पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से किस समय क्या था, उसकी हम एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बना सकते हैं। वही मैंने तुमसे कहा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल क्या है, हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं। इतनी बात क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आप देखिएगा मैं ऐसे कर रहा हूं। मैंने कहा मान लीजिए ये बेटा वाई एक्सिस है, गौर से देखिए, और ये वाई एक्सिस वो है जैसे पानी था, पानी ऐसे था, अगर उसमें हलचल पैदा हुई तो पानी के मॉलिक्यूल ऊपर गए नीचे ऐसे ऐसे करे, तो ये वाई एक्सिस हुआ। लेकिन पानी में जो बेटा लहर पैदा हुई तो वो एक्स एक्सिस पे आगे जा रही है, तो तुम कहोगे सर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसमें पल्सेस या डिस्टर्बेंस ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अब एक चीज बताइएगा, जैसे आपने पत्थर यहां पे मारा था इस जगह पे, ये पानी था, इस जगह पत्थर मारा, इसकी वजह से हलचल पैदा हुई, तो एक चीज बताइएगा, जो यहां पर अगर आप t को 0 ले लीजिए, यहां से x दूरी पर ऐसे मीडियम पार्टिकल मान लीजिए, ये पार्टिकल है ये, तो तुम कहोगे इस पार्टिकल की टाइम t पर, किसी टाइम पर पोजीशन कुछ होगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तुम कहोगे ये कहना आप क्या चाहते हैं? बात समझो बेटा, जब पानी में लहर जाती है तो पानी में हर जगह पर देखो, ये मीडियम पार्टिकल यहां से ऊपर जाता है, यहीं पर अप डाउन करता है, ऐसे 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 ऐसे, ये मीडियम पार्टिकल भी अप डाउन करेगा, यहां पर मीडियम पार्टिकल अप डाउन करेगा, तो ये मीडियम पार्टिकल अप डाउन करता है, ये भी अप डाउन करेगा। लेकिन तुम बताओ, जिस समय ये मीडियम पार्टिकल यहां पे था, उस समय ये देखो ये तो नीचे था ना, तो तुम कह सकते हो सर मीडियम पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो हम कहेंगे यार एक्स पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो, इस पार्टिकल की डिस्टेंस एक्स ये थी तो इसकी पोजीशन ऊपर थी, इस पार्टिकल की डिस्टेंस कुछ और थी तो पोजीशन कुछ और थी, इस पार्टिकल की कुछ और पोजीशन थी, तो तुम कहोगे सर एक्स दूरी पर इनका डिस्प्लेसमेंट वाई डिपेंड करता है। और ऑब्वियस सी बात है टाइम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पे टाइम टी है, वेव आगे धीरे, सॉरी यहां पे टाइम टी को 0 है, वेव 1 सेकंड के बाद हो सकता है यहां तक पहुंची हो, 2 सेकंड पे हो सकता है यहां हो, 3 सेकंड में यहां हो, तो यानी कि टाइम पे डिपेंड करती है कि कौन सा मीडियम पार्टिकल किस स्थिति में होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 डिस्टेंस x एंड टाइम t, इन दो बातों पे डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस x और t। तो इसको अगर मैथमेटिक्स में लिखा जाए तो इसका मतलब ये हो, डिस्प्लेसमेंट y, ये जो y है, डिपेंड्स अपॉन मतलब इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, यानी जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल y है इज द फंक्शन ऑफ, मैथमेटिकल टर्म होता है तो कुछ लोगों को भारी लगता है, फंक्शन ऑफ का मतलब डिपेंड्स अपॉन। जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं, उनका क्या होता है, उनका पढ़ना डिपेंड करता है टेस्ट पर, कि 2 दिन बाद टेस्ट से तो पढ़ना शुरू करते हैं, हम कह सकते हैं योर प्रिपरेशन इज द फंक्शन ऑफ टेस्ट। भैया टेस्ट नजदीक है तो हम फंक्शन करेंगे, हम डिपेंड करते हैं। तो कुछ लोगों के ऊपर नहीं होता, उनका होता नहीं सर, हमारा पढ़ाई जो है वो हमारे डेली रूटीन पे डिपेंड करती है, हमें तो इतने घंटे पढ़ना है। तो एफ का मतलब होता है फंक्शन ऑफ या डिपेंड्स अपॉन, तो y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, ये बात आती है। बोलिए, क्लियर है बेटा? ठीक बेटा, अब आप समझिएगा, इसको अगर हम लिखें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, हालांकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज गिवन बाय, इसको ऐसे लिखते हैं गिवन बाय, बेटा ये थोड़ा सा हो सकता है हम कहीं प्रूफ करने में यूज करें, हालांकि इससे परेशान मत होइएगा। वो जानते क्या होता है, y को डबल डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर, और आप अगर एक कांस्टेंट उठा लें, हालांकि इस कांस्टेंट की k का स्प्रिंग से कोई लेना नहीं, बस एक कांस्टेंट है। अगर बेटा y का 2 बार डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करें, दैट शुड बी इक्वल टू y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें d2y अपॉन dt स्क्वायर। तो तुम जैसे याद करो, हम लोग SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, वैसे ही हम यहां पर कह सकते हैं कि
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन भी हो सकता है, या डिस्प्लेशन वेव मोशन भी ये हो सकता है। आप इसे रखो, फिर हम बताते हैं हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। वेयर k इज ए कांस्टेंट, बेटा एक k कांस्टेंट होता है, k इज ए कांस्टेंट। तो बेटे ध्यान रखिएगा, अगर y को 2 बार डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आए, और 2 बार डिफरेंशिएट करें tan के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आए, और दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिएगा वेयर k इज ए कांस्टेंट, तो ये आ गया। ऑल्सो y कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ, देखो x और t में फंक्शन होता है ax प्लस माइनस bt। तो अब आप एक और समझ लीजिए बड़े ध्यान से, क्योंकि हम इस तरह से भी किसी वेव के प्रोग्रेसिव होने को प्रूव करते हैं, लेकिन उससे बेहतर तरीका ये होता है क्या, अगर y जो है फंक्शन हो x और t का, और बीच में प्लस और माइनस का साइन हो, जहां a और b 2 कांस्टेंट हैं, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट होते हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा नयापन होगा, आप चिंता मत करना बेटा, एंड में सिंपल हो जाएगा ये, करेक्ट चलेगा। अगर y इज ए फंक्शन ऑफ ax प्लस bt, इसमें मेन चीज समझिएगा, कोई इक्वेशन वेव की अगर x और t में फंक्शन हो, बेटा सिर्फ x हो नहीं चलेगा, सिर्फ t हो नहीं चलेगा, और बीच में प्लस और माइनस का साइन हो, y इक्वल टू f ax माइनस bt अगर हो, बेटा समझिएगा x और t में माइनस हो, तो इसका तो ये वेव पॉजिटिव x एक्सिस पे चल रही है, लिखोगे देन वेव प्रोपगेट्स along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तेरे को ध्यान रखना है बेटा सभी को, अगर x और t के बीच में माइनस साइन हो तो इसका तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है। एंड सेकंड तुम कहो कि सर अगर प्लस ले लें, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt, अगर प्लस में कर लें, देन वेव प्रोपगेट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा, along नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अब तुम एक ढंग से ध्यान रख लो, यहां माइनस हो, x और t के बीच में माइनस हो। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं उल्टा लिख दूं, bt आगे ले आऊं और ax यहां लिख दूं, मैं लिख देता bt माइनस x, एक ही बात है, x और t के बीच में माइनस का साइन हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर प्लस हो जाए तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रोपगेट कर रही है। तो आप देखिएगा बेटा, ये जो इक्वेशन है इसको अगर फंक्शन ऑफ ax प्लस bt में लिखा जा सके, इसका तो ये प्रोग्रेसिव वेव है, और इसे माइनस साइन हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्रोपगेट करती है, यहां प्लस हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे प्रोपगेट करती है, करेक्ट। 2 तरह की बेटा प्रोग्रेसिव वेव होंगी, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। पहला होता है बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव में x और t के बीच में प्लस और माइनस का साइन होना जरूरी है, और अगर वो साइन और कॉस का फंक्शन हो तो हार्मोनिक है। तुम्हें याद है सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, दे शुड बी द फंक्शन ऑफ द साइन और कोसाइन। तो लिखेंगे इफ y इज expressed as फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन एज फॉलोज, देन दे आर हार्मोनिक प्रोग्रेसिव, शॉर्ट में HPW लिखते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव HPW, दे आर HPW यानी हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इनका एग्जाम्पल लीजिएगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, देखो साइन में है और t और x के बीच में प्लस माइनस है, बेटा ये kx आगे लिखते हैं, ये बाद में लिखते चलेगा, सब प्रोग्रेसिव वेव है। माइनस साइन इसका था पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा, यहां प्लस साइन होता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाता, तो दोनों उठा लेते हैं, या y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस माइनस kx, ये हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है। इसके अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाए तो क्या आएगा, इधर एक्स एक्सिस लेते हैं बेटा, ये इधर मतलब इधर डिस्टेंस एक्स लेते हैं, एक्स इज डिस्टेंस, इधर वाई लेते हैं, अभी बनाया था उसे फिर दिखा देते हैं। ये जो हमने ग्राफ बनाया था ये, इसमें ये एम्पलीट्यूड होता है, आपको ध्यान होगा ये इतनी ऊंचाई एम्पलीट्यूड होता है, और इस जगह पे के का क्या मतलब होता है हम बता रहे हैं, आप चिंता न करें।
ये तो आप देखो ये वेव है, किसके बीच है ग्राफ खींचा है, y और x के बीच में। मैं फिर रिपीट करूं, दिस इज द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल एंड द डिस्टेंस। टाइम t जीरो लेते हैं। अगर तुम कहो सर ये इक्वेशन किस वेव की, हम कहते हैं कि किस पार्टिकल की, तुम कहते हो एक कोई पार्टिकल यहां p ले लो, कहो इस पार्टिकल की खूबी यह है कि ये दूरी x पर है, x दूरी पर है, और यहां पे टाइम जीरो था, लेकिन इस जगह टाइम क्या है, t के बराबर है। तो यू कैन से दैट y is the displacement equation of the medium particle which is denoted by p at any time t, and this particle is at distance x from the starting point. Clear? यस सर, क्लियर। और नेचुरली बेटा आप कहो कि सर हम cos की इक्वेशन बनाए तो cos और sin में क्या फर्क था। एवरीबडी नोज बेटा cos और sin में क्या होता है, sin जीरो से शुरू होता है, cos इक्वेशन यहां से शुरू होती है, ये ऐसे जाएगी, बस यही फर्क है और सब कुछ वही है। तो ये यहां से स्टार्ट होगी। आप कहते हैं ये p पार्टिकल है, टाइम t है, इसकी डिस्टेंस x है, वी आर फाइंडिंग आउट इट्स अ डिस्प्लेसमेंट। हम इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, t इक्वल टू जीरो। टाइम जीरो कोस वाले में चुका है आपने। नहीं बेटा cos में t तो यहां भी जीरो, cos का बेटा ये पहचान होती है, देखो ये जीरो से स्टार्ट होती है यहां से, और ये ऊपर से स्टार्ट होती है टॉप, ये यहां पर a है बेटा, ये बस है, और आगे जाके देखो ये और ये बिल्कुल एक ही जैसे चलते हैं। करेक्ट सर अब सही है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, तो प्रोग्रेसिव वेव की क्या पहचान है बेटा, दे शुड बी एक्सप्रेस एज ए प्लस माइनस साइन ऑफ टी एंड एक्स। अगर इसमें एक्सप्रेस किया जाए तो प्रोग्रेसिव वेव है। अगर बेटा मैं तुम्हें ये लिख देता हूं y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तो तुम कहोगे सर ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, ये किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब जानते हो, इस पेन को मैं यहीं पर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करता रहूं, अप डाउन, तो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ये आगे थोड़ा बढ़ रहा है, वो तो वहीं पर अप डाउन कर रहा है। तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t तक जब कोई इक्वेशन आती है, वो किसी भी पार्टिकल के हार्मोनिक मोशन को, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक मोशन को या ऑसिलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करती है। लेकिन x अगर है या प्लस माइनस के एक्स वगैरह है, तो फिर ये प्रोग्रेसिव वेव है। यहां पर एक चीज और लिख लीजिएगा, वेयर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, जहां t टाइम पीरियड है, और k को बेटा क्या कहते हैं, ओमेगा से तो सभी परिचित हैं, k को प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये बेटा k प्रोपगेशन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। आसान है याद रखना, ये 2 पाई अपॉन टी था, ये लैम्डा था, जहां लैम्डा को वेवलेंथ कहते हैं। करेक्ट, ये ओमेगा था, ये k था। जरा डिवाइड करके इनका रिलेशन निकालो, इसको मानो ये इक्वेशन x1 लिख लो, इसे x2 लिख लो, तो देयरफॉर ओमेगा बाई k, तो ये था 2 पाई अपॉन टी इंटू ये हो जाएगा बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई, तो ये कैंसिल हुआ। ओमेगा बाई के इक्वल टू एन लैम्डा, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन टी इक्वल टू एन होता है, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आ गया। तो आप गौर से देखें, एन लैम्डा का एक और फार्मूला है, क्लास 7-8 में पढ़ते हो, v इक्वल टू एन लैम्डा होता है। ये v जानते क्या होता है, वेव स्पीड है, v इज वेव स्पीड। जिस गति से वेव चले उसे वेव स्पीड कहते हैं। तो तुम कहोगे सर इसका तो ओमेगा बाई के इक्वल टू, देखो बेटा एन लैम्डा को हम v लिख सकते हैं, v आएगा। तो ऐसे आप लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू के वी, याद कर, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो मैं कहता हूं कि इसे याद रखना है, तेरे को फार्मूलेबाजी करनी है, तो तुम कह दो ओमेगा इक्वल टू के वी मतलब क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। पहला था हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, साइन कॉस में एक्सप्रेस किया जाए और x और t के बीच में प्लस माइनस का साइन हो। अगला होता है कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रेसिव वेव, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रेसिव वेव, इसे CPW लिखते हैं। ये वेव साइन कॉस में तुम्हें नहीं दिखेंगी, ये वेव तुम्हें साइन कॉस के अलावा दिखेंगी, और x और t में आपको एक कोई प्लस माइनस का फंक्शन दिखेगा। मतलब आप इनको पाओगे कि दे विल बी एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt, लेकिन साइन कॉस नहीं होगा, राइट। दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड
एज फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन, इनको साइन या कोसाइन के फंक्शन में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लू, y इक्वल टू a अपॉन b प्लस एक्स माइनस वीटी स्क्वायर। अब आप देखो बेटा, तुम कहोगे कि सर इसमें साइन कॉस नहीं है, देखो x और t में देखो माइनस और प्लस का साइन है। y इक्वल टू a e की पावर माइनस b एक्स माइनस वीटी का होल स्क्वायर, तो ये भी प्रोग्रेसिव वेव है, हम पहचान भी बता देंगे, वीटी स्क्वायर। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रेसिव वेव में आ जाएंगे। अगर आप इस इक्वेशन में देखो, तुमसे कहा जाए वेव स्पीड कैसे निकालें, तुमसे कहोगे सर पहले तो हमने निकाल लिया था साइन कॉस। देखो साइन और कॉस में वेव स्पीड निकालना बड़ा आसान है। कैसे? कोई इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा टी में दे रखा हुआ है, सुनिएगा बात को, कोई इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी में दे रखा है, तो वहां से तुम्हें ओमेगा बड़ी आसानी से मिल जाता है। और जब ओमेगा मिल जाता है तो फ्रीक्वेंसी एन मिल जाता है, आपको एन मिल जाता है, लैम्डा भी मिल जाता है, तो वहां वेव स्पीड v इक्वल टू एन लैम्डा आप आसानी से निकाल लेते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में वेव स्पीड निकालना बड़ा आसान है। तुम कहोगे एन लैम्डा पकड़ ले सर, फ्रीक्वेंसी एन रख लेते हैं और आंसर आ जाएगा। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रेसिव वेव में वेव स्पीड निकालना सीखिएगा। देखो बेटा, इसमें जानते क्या होता है, जो t का कोएफिशिएंट होता है ये, इसमें अगर x का कोएफिशिएंट जो कि यहां 1 है, असल में इंडायरेक्टली देखें, इसको डिवाइड करने से आता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वेव स्पीड ये याद रखना बड़ा जरूरी है, इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ये आएगा। याद करने के लिए भी कर लो, चलिए इसे याद रखिएगा। सर नया वायरस आया ये, क्या चीज? नया वायरस आया सर ये। हाँ, कोरोना नहीं, ये रोना वायरस है ना। कोरोना वायरस। हाउ टू टेस्ट प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव को हम टेस्ट कैसे करें? इफ वी कैन प्रूव द d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड d2y अपॉन dt स्क्वायर। मतलब अगर आप कुछ ऐसा करो, y को डबल डिफरेंशिएट करो, x के रेस्पेक्ट में कुछ वैल्यू आएगी, y को डबल डिफरेंशिएट करो, t के रेस्पेक्ट कोई वैल्यू आएगी, दोनों को डिवाइड करने से अगर कांस्टेंट वैल्यू आए तो तुम कहोगे ये प्रोग्रेसिव वेव है। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ऑन पुटिंग x इक्वल टू टी इक्वल टू 0, अगर हम x को t को दोनों को 0 रखें, इफ y इज फाइनाइट, y की वैल्यू फाइनाइट है, देन प्रोग्रेसिव। एंड इफ बेटा ऐसा रखने पर y जो है अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड में इंफिनिटी भी होता है, और इनफाइनाइट इंफिनिटी, देन नॉन प्रोग्रेसिव। तो ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है, करेक्ट। एक और चेक टेस्टिंग आप कर सकते हो। देखो ये एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग है, इतना बड़ा कैलकुलेशन बड़ा महंगा पड़ता है यार, इतना 2 बार डिफरेंशिएट करके करे बड़ा महंगा। लेकिन अगर तेरे पास लगे कोई हथियार नहीं तो भैया कर डालो, चेक कर लो। लेकिन ये जो टेस्ट है जो 2 नंबर पे लिया है और 3 है, इन दोनों को पहली बार ये चेक करना चाहिए और इसके बाद डाउट रह जाए तो एक बार ये चेक कर लेना चाहिए। ऑन पुटिंग x इक्वल टू t इक्वल टू इंफिनिटी, इफ y इक्वल टू फाइनाइट, मतलब फिर फाइनाइट है, प्रोग्रेसिव, वही रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। एंड इफ y इज इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, मतलब कुछ ऐसा है जिसको आप तय नहीं कर सकते कि सर ये क्या है, निश्चित नहीं है, देन नॉन प्रोग्रेसिव, वो प्रोग्रेसिव नहीं होता है, करेक्ट। चले बेटा, बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।